हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। बच्चों, हम सिंपलेक्स मेथड पढ़ रहे थे और सिंपलेक्स मेथड के अंदर हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कर लिया था। जैसे कि सिंपलेक्स मेथड क्या होता है, फिर सिंपलेक्स मेथड में यदि छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें पता हो आर्टिफिशियल वेरिएबल की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी अरिथमेटिक नहीं बनता, तो उस टाइम पे फिर हमें नए वेरिएबल डालने पड़ते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। फिर उस टाइम पे जब आर्टिफिशियल वेरिएबल पढ़ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं बिगम के बारे में और टू फेस के बारे में। तो यदि उनके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ा, तुमने बिगम और टू फेस नहीं पढ़ा है, तो एक बार उनको पढ़ लीजिए तो और क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड एक बड़ा मेथड है और उसे समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे शुरू में हमने एक दो प्रॉब्लम कर ली है, तो उससे तुम्हें अब जैसे मैं और करूंगा तो और समस्या समझ में आ जाएगी तुम्हें, जो है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर जो है। ठीक है। तो बच्चों, यदि तुम्हें समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है, ये कोई प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि मुझे तो ये पढ़ाने का शौक है। तो बस शौक के लिए पढ़ाता हूँ, पैसों के लिए की ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेन मेरा बस शौक है ये, बस इसलिए पढ़ाता हूँ मुझे। अब मैं यूट्यूब पे भी इसलिए आया हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइब, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा। बस पढ़ाना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से पढ़ा पढ़ा रहा हूँ बस तुम्हें जो है। और कोशिश करिए कि अगर तुम्हें समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए, उसमें कोई बात नहीं। मुझे बुरा लगने वाली बात नहीं है कि मुझे बुरा लग जाएगा कि हाँ मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। तो कोशिश तो कर सकता हूँ ना मैं अच्छा पढ़ाने की। ठीक है। तो यदि कोई ऐसी बात दिखाई देती कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो बता दीजिए उसे। क्योंकि एकदम तो जैसा कि मान लीजिए सब पूरा ये सिस्टम भी मेरे लिए नया ही है, यूट्यूब पर आना जो है। तो एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है इस चीज़ का जो है, तो शुरू शुरू में दिक्कत आती है। जो चीज़ें हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसको हम बिल्कुल खुल कर पढ़ा बता देते हैं, सब चीज़ें जो है। यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन होती है कि हाँ भाई लंबी वीडियो होगी तो बच्चे को वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि हाँ बड़ी वीडियो हो गई, उसमें तुमने ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसा हम एक पिंजरे में कैद कर दिए गए हों और बस उसी के अंदर हमें घूमना है, उससे हमें बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ हम मजबूर से हो गए इसमें जो है। तो या तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाउंड हो गया, मैं उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जो है आएंगे अपने लय में जो है। तो थोड़ा टाइम लगता है उस चीज में। तो यदि कोई, फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो तुम्हें प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, तो बता दीजिए उस बात को जो है, कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिए। क्योंकि कुछ अच्छे भी कमेंट होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो बुरे का मतलब ये नहीं है मेरा कि हाँ कि तुमने मुझे ऐसा कह दिया कुछ, ना 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 ना, तुम मुझे सुधार के लिए तो कहोगे ना उसमें कुछ, कि हाँ भी तुम सुधार करिए, तो मैं सुधार करूंगा उसमें जो है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो तुम कह सकते हो, बता सकते हो मुझे जो प्रॉब्लम है तुम्हें जो है। ठीक है। तो जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे, उसके अंदर छोटी सी समस्या आई थी भी अरिथमेटिक्स ना बनता हो, तो उसके अंदर अरिथमेटिक्स बनाने के लिए हमने कुछ अलग से वेरिएबल डालते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कहते हैं। तो मैंने एक एक प्रॉब्लम बताई थी उसमें, बिगम पे भी और टू फेस पे भी, शायद बिगम पे दो बताई हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। अब ये मेन तो मेथड खत्म हो गया, सिंप्लेक्स मेथड था मेन, फिर बिगम और टू फेस। अभी तो छोटी मोटी समस्याएं हैं वैसी जो है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनके ऊपर। तो इसलिए मैं, जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्या आती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेता हूं हर समस्या पर। जैसा कि एक ये नई समस्या है, क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो रीजन जो है, तुम्हें पता होगा फिजिबल रीजन, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था शुरू में जिसमें बेसिक सॉल्यूशन की बात करी थी, वहां सब बातें बताई थी मैंने फिजिबल रीजन की। इसलिए एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए, फिजिबल रीजन होता क्या है। तो यहां पर कहा जा रहा है फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड है। देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है एक, कि ऐसी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं जिसका रीजन जो आएगा, वो फिजिबल जो रीजन है वो अनबाउंडेड है, खुला हुआ है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो बाउंडेड बाउंडेड आएगा। मतलब उसकी एक वैल्यू निश्चित आएगी। मैक्सिमम जेड करें ना तो जेड की वैल्यू निश्चित आएगी। जब निश्चित आएगी तो वो बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, लेकिन रीजन अनबाउंडेड है। तो रीजन कैसा अनबाउंडेड, अब बताऊंगा। देखो ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 6x1 माइनस के 2x2, और दो कंस्टेंट दिए हुए हैं, 2x1 माइनस x2 लेस देन 2 और x1 लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे लिखा है x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बस केवल दो कंस्टेंट लिए हैं मैंने, और दो ही वेरिएबल में प्रॉब्लम ली है, जिससे कि दो वेरिएबल में इसलिए ली है क्योंकि हम इसका रीजन चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम टू वेरिएबल्स में होती है तो उसका ग्राफ बनाया जा सकता है, इसलिए दो वेरिएबल में समझाइए मैंने ये। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका ग्राफ बनाया है।
कहने का मतलब इसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करी है। तो तुम्हें याद होगा जब हम ग्राफिकल से सोल्व करते हैं तो जितने भी हमारे कंस्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक कंस्टेंट है 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो तुम्हें ध्यान होगा तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है इसको पहले वाले को, ये जो नीली लाइन दिखाई है, नीली वाली लाइन, ये नीली जो है ये 2x1 माइनस के x2 इक्वल टू 2 लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, नीली वाली। और जो ये ऊपर वाली जिसमें नंबर लिखे हुए हैं ये y एक्सिस है, और जो नीचे वाली है ये हमारी x एक्सिस है। और जो दूसरा कंस्टेंट है x1 लेस देन इक्वल टू 4, ये वाला जो कंस्टेंट है, तुम्हें पता है x1 को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x इक्वल टू 4 किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो जो ये वाली लाइन दिखाई है, ये वाली ये दूसरा कंस्टेंट दिखाया है, ठीक है। तो ये जो दो कंस्टेंट दिखाए हैं, नीले वाला तो पहले वाला है, और जो ये वाला है ये हमारा दूसरे वाला है। और इनसे जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि हमें पता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या करते हैं कि हमें सॉल्यूशन निकालना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन बना फिजिबल रीजन, वो ये डार्क कर दिया मैंने, डार्क ये वाला, ये सारा एरिया, ये जितना भी एरिया है ये डार्क जो है ये फिजिबल रीजन है, क्योंकि ये इस कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नीले वाले को भी, इससे ऊपर है, और इस वाले कंस्टेंट के लेफ्ट साइड में है ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये जो डार्क हुआ एरिया, ये सारा ए बी यहां तक ये सारा एरिया, ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। अब इस रीजन को देखिए, खुला हुआ है, किस साइड से, ऊपर की ओर से खुला हुआ है, यहां से, इधर से तो बाउंड हो गया, इस लाइन से इधर लेना है, इस वाली लाइन से ऊपर लेना है, एक्स एक्सिस से इधर लेना है, ठीक है, नीचे से तो बाउंड है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर तक, ठीक। तो ये खुला हुआ है, तो ऐसे रीजन को बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं, फिजिबल रीजन को बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अनबाउंडेड नहीं बोल रहे, ना, रीजन को बता रहे हैं कि ये रीजन जो है इसका वो अनबाउंडेड है, ठीक है। सोल्यूशन अनबाउंडेड होने का मतलब क्या होता है कि जेड की वजह से क्वेश्चन ये मैक्सिमम का, तो सोल्यूशन अनबाउंडेड का मतलब होता है जेड की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती जाए, ऐसी कोई हमें वैल्यू हम बता ना सके, निश्चित वैल्यू कि हाँ भी जेड की वैल्यू लास्ट में ये आएगी, सबसे बड़ी आएगी, वो ना बता सके। मतलब लिखवाया था तुम्हें अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, जेड इंक्रीज ही होता चला जाए अगर मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, और यदि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जेड डिक्रीज ही होता चला जाए, उसे बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो हमने एग्जांपल जो दिया, ये ऐसी एग्जांपल दी है जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड है, लेकिन रीजन जो है वो खुला हुआ है, अनबाउंडेड है। तो यहां पर मैंने तुम्हें रीजन समझाया केवल ये, तो रीजन हमारा ये अनबाउंडेड है। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। हम इसका सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं ग्राफिकली भी, तुम्हें पता होगा ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट आए हैं, जैसे कि ये आया 4 6, एक ये आया है बी पॉइंट, एक ये आया है ए पॉइंट, तो तुम्हें याद होगा तो टेबल बनाते थे हम वहां पर, और टेबल के अंदर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, एक टेबल बनाई हमने यहाँ पर, एक मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ये एक टेबल बनाते थे, तुम्हें याद होगा थोड़ा सा, ये उसके अंदर इस साइड में कॉर्नर पॉइंट लिखते थे, कॉर्नर पॉइंट, मैं ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूं, और यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालते थे 6x1 माइनस के 2x2। अब कॉर्नर पॉइंट हमारा जैसा कि मान लीजिए ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 0 0, तो इससे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर रखो 0 आएगी। अब मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे है 1 और 0, तो 1 0 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, x1 की वैल्यू 1 है तो 6 हो जाएगी, और z2 की x2 की वैल्यू 0 है तो ये पीछे वाला 0 जाएगा, ठीक है। तो ये आएगी 6 वैल्यू। अब हम निकालते हैं इस वाले पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट पे जब निकालेंगे 4 6 पर, तो यहाँ रख कर देखिए कितनी आएगी जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने 4 रखा तो 24 तो यहाँ हो गया, एक मिनट, जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू लिख दो ना, ए जेड इक्वल टू, तो 24 तो यहाँ पर हो गए, और फिर हमने x2 की वैल्यू 6 यहाँ रखी तो 12 आ गई यहाँ पर, ये रहे, तो कुल मिलाकर 12 आ गया। इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये 12, किस पॉइंट पर, सी पर, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां मिला तुम्हें, सी पॉइंट पर, और कितना आया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो जेड की वैल्यू आई वो 12 आई, ये आई। इसका मतलब है इस रीजन के किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट पर, यहां देखो किसी भी पॉइंट पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो 12 से ऊपर नहीं जा सकती, 12 के अंदर ही रहेगी, चाहे तुम अनंत पे भी लोगे ना उसको ऐसे ले जाओगे इस तरह से, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देखोगे जेड की वैल्यू से कम नहीं आएगी। सपोज करिए एक पॉइंट यह है, यहाँ है 0 11, इस पर चेक करके देखिए जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखना 0 और वाई की वैल्यू रखना 11, तो ये माइनस के 22 हो जाएंगे, माइनस के 22, तो इससे तो कमी आई ना 12 से। तो जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो जेड की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सी पॉइंट पर है, इससे और कोई वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन बाउंडेड है, कंफर्म है, 12 आ गया, जेड बढ़ नहीं रहा और
12 से कमी आएगा किसी पॉइंट पे, चेक कर लीजिए। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं बाउंडेड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बाउंडेड है लेकिन रीजन जो है वो खुला हुआ है, वो अनबाउंडेड है। तो देखिए ये तो मैंने ग्राफिकल सोल्व कर दिया, इसका आंसर 12 आएगा। अब मैं तुम्हें ऐसा वैसे सोल्व करके दिखाता हूँ सिंप्लेक्स मेथड से, क्योंकि मेनली तो हम इस चैप्टर के अंदर सिंप्लेक्स मेथड ही सीख रहे हैं, तो मैं सिंप्लेक्स मेथड की ही बात करूंगा। एक मिनट, मैं जरा टेबल को इसको उधर कर देता हूँ। अब मैं सिंप्लेक्स मेथड सोल्व करना चाहता हूँ। तो मैं याद होगा सिंप्लेक्स मेथड के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। इस प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें याद होगी अच्छी तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बाकायदा अलग से वीडियो डाल रखी है, देख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम बनाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है ही, ये रही। पहले कंस्टेंट को, जो कंस्टेंट है उसकी राइट हैंड साइड देखो 2 है, दूसरे कंस्टेंट की 4 है, इन्हें बनाते हैं नॉन नेगेटिव, लेकिन खुद ही नॉन नेगेटिव है। ठीक, फिर उसके बाद में इन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला कंस्टेंट है 2x1 माइनस के x2, अब ये साइड छोटी है लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल करने के लिए इसमें ऐड करेंगे, उसे कह देंगे s1 इक्वल टू 2। s1 का मतलब यहाँ स्लैक वेरिएबल है, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड किया जाता है या लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया जाता है। स्लैक सरप्लस वेरिएबल हम पहले बात कर चुके हैं इनकी, ठीक है। दूसरे वाले कंस्टेंट में x1 है, तो x1 में यहाँ भी छोटा है, ये लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो यहाँ पे भी हमने s2 डाल दिया, इक्वल टू कितना हो गया 4। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या क्या बने, x1 x2 और दो वेरिएबल हमने अपने पास जोड़े s1 s2। ये कैसे होंगे, ग्रेटर इक्वल टू 0। जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल होते हैं ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिखा लीजिए 0 s1 और 0 s2, ये आ गया। लेकिन अब ये सोचिए, जब हम इसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, 4 कंडीशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव की, राइट हैंड साइड जो है कंस्टेंट की वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, सारे कंस्टेंट इक्वेशन में होने चाहिए और सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब ये सिंप्लेक्स मेथड है सोल्व की जाएगी। सिंप्लेक्स मेथड सोल्व करने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसे बोलते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, याद होगा तुम्हें। तो मैं एक यहाँ टेबल बनाने जा रहा हूं, ये टेबल। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स बी लिखूंगा, फिर ऊपर लिखूंगा सी जे। जितने भी प्रॉब्लम में वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पे लिख दीजिए s1 s2। देखिए यहाँ पे s1 s2 ना डाल के तुम x3 x4 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने s इसलिए डाल दिया कि ये स्लैक वेरिएबल है, ये सरप्लस वेरिएबल है, एक अलग से नाम दे दिया इनका s1 s2। मत लिखिए, x3 x4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे जो है, ठीक है। तो यहाँ x1 s2 सॉरी x1 x2 s1 s2 लिख लेते हैं सारे वेरिएबल। अब देखो पहले कंस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। दूसरे कंस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। x2 का कोएफिशिएंट पहले कंस्टेंट में -1 है, इसमें नहीं है x2, तो यहाँ जाएगा 0। s1 ऊपर में 1 है, नीचे में 0, s2 ऊपर में है ही नहीं, नीचे वाले में है। तो ये एक टेबल बन जाती है। इस टेबल में जो xb वाला कॉलम होता है वो इन कंस्टेंट की राइट हैंड साइड होती है। तो पहले 2 है फिर 4 है, इसको बहुत से सोल्यूशन बोलते हैं। ये सोल्यूशन का कॉलम है क्योंकि यहाँ से ही हमें सोल्यूशन मिलता है। अब यहाँ देखिए, जब ये तुम टेबल पूरी कर लोगे, इस टेबल में यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो सिंप्लेक्स मेथड आगे नहीं बढ़ेगा। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ नहीं बनता तो फिर हमें नए वेरिएबल जोड़ने पड़ते हैं जिन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जब आर्टिफिशियल वेरिएबल तुम जोड़ते हो तो फिर क्वेश्चन या तो बिगम से सोल्व होता है या टू फेज से सोल्व होता है। हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे सामने आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। आइडेंटिटी का जो फर्स्ट कॉलम दे रहा है वो s1 दे रहा है, तो यहां लिखते हैं s1। इन्हें बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वो बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। ये फर्स्ट कॉलम दिया है s1 ने, तो पहले s1 लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम s2 ने दिया है, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में s2 डाला जाएगा। फिर यहाँ लिखा जाता है cb। cb क्या होता है, बेसिक वेरिएबल। तो ये हुए दो, s1 और s2, इनका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखना है। वो कहाँ लिखा जाता है, पहले ऊपर का ये रो तैयार करो। ये रो हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बनती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो x1 का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 0। ये तो सब तुम जानते हो, लेकिन मैं जानबूझ के दोबारा रिवाइज सा करवा देता हूँ। अब यहाँ पे cb क्या होते हैं, cb का मतलब होता है बेसिक जो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है, c की वैल्यू जो है वो ऊपर लिखी होती है। जैसे x1 का c ये है, x2 का c ये है, x3 का s1 का ये है, s2 का ये है, तो वो यहाँ लिखने पड़ते हैं। तो हमारे बेसिक वैल्यू s1 है, तो s1 के ऊपर लिखा 0, तो यहाँ 0 डालो, यहाँ पर 0 0 डालो, तो ये cb का कॉलम तैयार हो जाता है। ठीक, तो इस टेबल के अंदर जो सिंप्लेक्स ने बताया कि ऐसा टेबल बनाइए,
इस टेबल के अंदर एक सॉल्यूशन छुपा होता है। सिंप्लेक्स की हर टेबल में एक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन देखते कैसे हैं, हर टेबल में सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन 100% बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। बेसिक भी होता है और फिजिबल भी होता है सॉल्यूशन। अब कैसे देखते हैं, जो तुमने बेसिक वेरिएबल लिखे हैं S1 S2, इनके सामने यहां जाना, तो ये S1 की वैल्यू होती है 2, तो S1 की वैल्यू 2 होगी, S2 की वैल्यू भी 4 होगी, 4। और जो इसमें नहीं आते, बेसिक वेरिएबल नहीं होंगे, कहने को जो बेसिक वेरिएबल है उनकी वैल्यू तो यहां से मिल गई, और जो इसमें नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो नॉन बेसिक कौन हुए, X1 X2। जो इस टेबल में नहीं होते वो नॉन बेसिक कहलाएंगे, उनकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। अब तुम्हें लगता है कि क्या वास्तव में सोल्यूशन है, तो यहां रखकर देखो ना, इनमें, इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो, सेटिस्फाई करेगा 100%। तो फिर निकाल क्यों रहे हैं आगे, क्यों, क्या करेंगे हम जब सोल्यूशन में निकाल दिया? नहीं नहीं, सोल्यूशन में ये है कि X1 X2 की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो इन्हें भी सेटिस्फाई करे और Z मैक्सिमम हो जाए। तो जो इस पर Z की वैल्यू आएगी तो वो जरूरी नहीं होता मैक्सिमम हो। तो हम जो ये मेहनत करते हैं ना, सॉल्यूशन तो हमारा बेसिक भी होता है, फिजिबल भी होता है हमेशा, लेकिन हम मेहनत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ऑप्टिमल का मतलब होता है जेड की मैक्सिमाइज वैल्यू चेक करना चाहते हैं, इसलिए सिंपलेक्स मेथड लगाया जा रहा है, जिससे कि जेड मैक्सिमम मिल जाए। तो हम फिजिबिलिटी से, ये सॉल्यूशन फिजिबल है, तो फिजिबिलिटी से की ओर जाते हैं ऑप्टिमिलिटी की ओर, क्योंकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि सिंप्लेक्स मेथड किधर से किधर क्यों जाता है, जबकि हर टेबल में तो आंसर देता है। तो हम कहते हैं कि पहले टेबल में जो आंसर होता है वो फिजिबल होता है, लेकिन हम ढूंढना चाहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिस पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसलिए फिजिबल टू ऑप्टिमिलिटी की ओर जाता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोई कह लेगा जेड की वैल्यू क्या आएगी इसके हिसाब से, तो यहाँ रख के देख लो ना, x1 की 0 आई, x2 की 0 आई, ये 0 हो गया। s1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, s2 की वैल्यू 4 आई है, लेकिन इनका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये तो 0 ही आएगा। तो इस सॉल्यूशन पर जेड की वैल्यू 0 है। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या यही मैक्सिमम है। तो सिंप्लेक्स मेथड ने क्या बताया, पहले जेड जे निकालिए। जेड जे तुम जानते हो, जेड जे जब निकलता है तो सीबी और एक्स जे की मल्टीप्लाई होती है ए इसकी, ये बताया था तुम्हें। जैसे जेड वन निकालना, हर कॉलम के लिए निकालना या हर कॉलम के लिए, जैसे यहां निकालना तो जेड वन बोलते हैं। जेड वन निकला कैसा, ये सीबी वाला कॉलम है, जैसे जेड वन निकालना तो सीबी इंटू एक्स वन, तो सीबी वाले कॉलम की एक्स वन वाले कॉलम के में मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 2 0, इसकी इसमें 0, तो कुल मिला के 0 जाएगा। फिर सीबी वाले कॉलम की इस वाले में करो तो वो जेड टू हो जाएगा, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0, तो ये 0 ही आएगा। फिर जेड थ्री निकालोगे ऐसे ही तो वो भी 0 आएगा, जेड फोर निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। फिर डेल्टा जे निकालना पड़ता है, इसे बोलते हैं नेट इवैल्यूएशन डेल्टा को। बस इस पे डिपेंड होता है कि सिंप्लेक्स मेथड आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब डेल्टा जे निकालते कैसे हैं वो भी तुम्हें मालूम है। डेल्टा जे का फॉर्मूला होता है डेल्टा जे बराबर सी जे में से जेड जे माइनस करते हैं। अब ये सी जे कहाँ होते हैं, सी जे होते हैं ऊपर, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। ये भी डेल्टा जे भी हर कॉलम के लिए निकाला जाता है। तो पहले डेल्टा वन निकालेंगे इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, तो C1 कहाँ लिखा हुआ ऊपर 6, और जेड वन कहाँ लिखा हुआ नीचे, तो 6 में से 0 गए 6 बचेगा, तो ये डेल्टा वन आ गया। ऐसे यहाँ कर दीजिए, -2 में 0 गए तो -2, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब ये जो डेल्टा है, अगर सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए तो समझ जाइए प्रॉब्लम यहीं खत्म हो गई। जो जेड की वैल्यू आई है वो सबसे ज्यादा 0 ही आएगी बस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जेड की वैल्यू तो यहाँ 6 और डेल्टा की वैल्यू तो 6 आ गई, ये सारे 0 0 से कम आने चाहिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने का तरीका तुम्हें पता रखा, आगे कैसे बढ़ना है, एक नई टेबल बनानी है, कहने का मतलब एक नया सॉल्यूशन ढूंढना है इस प्रॉब्लम का। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नया क्या ढूंढना है, तो ये वाले चेंज करने पड़ते हैं बेसिक वेरिएबल यहां से, क्योंकि बेसिक वेरिएबल का तो आंसर यहां लिखा होता है। अब इन्हें हम बदलेंगे यहां से, तो इन्हें बदलने का एक रूल बताया बस सिंप्लेक्स ने, वही मेन है बस, और बाई कुछ नहीं है सिंप्लेक्स मेथड में। तो वो नया यहां से यहां हटाएंगे किसे, और किसको यहां लाएंगे, तो उसके लिए दो वेक्टर चुनने पड़ते हैं। एक होता है इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग का मतलब कौन आएगा यहां पर, और आउटगोइंग का मतलब यहां से कौन हटाया जाएगा। भाई मान लीजिए किसी बेंच पे 2 बच्चों की जगह है बैठने की, और वहां पहले से ही S1 S2 जमे बैठे हैं, और तुम्हें इनमें से किसी दूसरे को लाना, X1 को लाना, तो इनमें से किसी को तो हटाओगे ही, और ये हटने को तैयार नहीं है, तो कोई ना कोई रूल तो बनाओगे। तो भाई वो हटेगा यहां से जो सबसे छोटा होगा या सबसे जो है धींग होगा, या कुछ तो कहोगे, कुछ तो नियम बताओगे, वरना वो पूछेगा सामने मतलब क्यों हटा रहे हो मुझे, तो रीजन तो दोगे ना। तो सिंप्लेक्स ने वही बात बताई।
तो सिंप्लेक्स ने कहा सबसे पहले ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा जी कौन आया, 6 आया, उस पर एरो लगा दो। तो ऊपर देखो कौन है, x1। इसका मतलब x1 को यहां बिठाया जाएगा, लेकिन किसकी जगह, ठीक है। तो उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। और जब मिनिमम रेशो निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सबी को डिवाइड करते हैं इनकमिंग वेक्टर से। अब इनकमिंग वेक्टर कौन है, x1 है, x1, क्योंकि हमने एरो देखो लगाया x1, ठीक है। तो x1 वाले कॉलम से डिवाइड करना है xb वाले कॉलम को, xb वाले कॉलम को। xb में 2 है और 2 है, तो 2/2 करना। तो ये पहली रो की मिनिमम रेशो कहलाती है। अब सेकंड रो की देखनी है। सेकंड रो में यहाँ पर कितना है 4, यहाँ कितना है 1, तो 4/1 करना। तो यहाँ तो बैठा 4, ऊपर वाले में बैठा 1। तो किस रो की ये रेशो मिनिमम आई, तो पहली रो की आई। तो पहली रो किसने बना रखी, s1 ने, तो इसका मतलब s1 को यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये सिंप्लेक्स ने ये रूल बना दिया, जिसकी रेशो मिनिमम बैठेगी वही रो को देखो यहाँ पे कौन लिखा हुआ, वही हटेगा, बस ये रूल बना दिया। फिर सबके लिए यही रूल है। तुम्हें पता है गवर्नमेंट रूल बनाती है तो फिर वो रूल लागू ही होता है सब पे ही, चाहे कोई कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, नहीं जी मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, नहीं जब रूल बना दिया है, वो रूल लग रहा है तो लग ही रहा है। तो वही बात यहाँ पर है, जब ये रूल बना दिया कि मिनिमम रेशो जिसकी होगी वही बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से S1 बाहर जाएगा, तो हमने एरो लगा देते हैं बाहर की ओर में, ये वाला बाहर जाने वाला है और कौन आने वाला है, x1 आने वाला है। तो अगली जब टेबल बनाएंगे तो x1 यहाँ पे x1 लिखेंगे, यहाँ x1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे s2। अब c भी कहां से आएगा, c भी तो ऊपर लिखे होते हैं। तो x1 का c कितना है 6 है, s2 का c कितना है 0 है, यही है। लेकिन अब जो ये बाकी टेबल है यहाँ से यहाँ तक की मैं तुम्हें कलर डाल के दिखाता हूँ। ये जितनी ये टेबल है, ये टेबल पूरी की पूरी अब बदली जाएगी। अब क्यों बदली जाएगी, इसलिए बदली जाएगी क्योंकि तुमने x1 को यहाँ पर ले आए। इसका मतलब तुम x1 को बेसिक वेरिएबल बना रहे हो और वो भी सबसे पहले लिख रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल तो वे होते हैं जो आइडेंटिटी का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसका मतलब x1 जो बना रहा होगा आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम बना रहा होगा। लेकिन कहाँ है x1 का कॉलम, देखो x1 तो लिखा हुआ 2 1। भाई s1 ये कहेगा तुम ठीक है मुझे भेज रहे हो यहाँ से बाहर, लेकिन ये तो बताओ कि मैं ये इसलिए आया था यहाँ पर क्योंकि मैं आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम बना रहा था, लेकिन x1 का तो फर्स्ट कॉलम है भी नहीं आइडेंटिटी का, और तुम उसे यहाँ ला रहे हो। तो तुम्हें यहाँ पे इसका आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ लिखा जाएगा ये। तो मैं इसका फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा आइडेंटिटी का। अब सोचो आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम कैसा होता है, यहाँ होगा 1, नीचे आएगा 0। तो तुम्हें ये रूल लगाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे आ पाएगा, बेसिक वेरिएबल में पाएगा। समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे वही लिखे जाएंगे जो आइडेंटिटी के कॉलम बनाएंगे। पहले वाला है ये x1 तो पहला कॉलम बनाएगा, s2 सेकंड कॉलम। अब देखो s2 का तो अब भी सेकंड कॉलम सही है, 0 1 है। तो अब यहाँ पे तुम्हें मैट्रिक्स के रूल लगाने, इतने में जो मैंने डार्क करा इतने मैट्रिक्स के रूल। कहने का मतलब यहाँ पे बनाना 1 2 की जगह, तो फर्स्ट रो को, इस वाली रो को 2 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R1 को डिवाइड करोगे 2 से, तो करो, यहाँ बना जाएगा, यहाँ बना जाएगा, यहाँ माइनस के 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ जाएगा 0, ये आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे 0 बनाना 1 की जगह, तो इस वाले की हेल्प लोगे, इसे की एलिमेंट कहा जाता है, की एलिमेंट। तो कोई कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, की एलिमेंट कौन होता है, तो तुम कहना आउट गोइंग की तो रो और इनकमिंग वेक्टर का जो कॉलम का इंटरसेक्शन एलिमेंट होता है उसे की एलिमेंट बोलते हैं, बहुत से इसे पिवोट एलिमेंट बोलते हैं, लीडिंग एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास में चाबी है। चाबी क्या है, यो आइडेंटिटी का कॉलम बनाना, तो यहाँ 1 बनाना और इसकी हेल्प से फिर इसे 0 बनाना। सोचो R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में यहाँ 1 लिखा हुआ, तो यहाँ 1 कैसा है, 2 से डिवाइड करो, तो R2 में से घटा दीजिए 1/2 करके इंटू R1 को, तो 100% यहाँ 0 बन जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन पूरी रो में लगाना है। मैट्रिक्स तो पढ़ रखे हो तुम्हें, मैथ्स तो जानते ही हो तुम, तो मैट्रिक्स से ऑपरेशन लगाने बस, यहाँ 1 बना दो तो फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दो, सेकंड में यहाँ 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो 2 से डिवाइड करो, यहाँ 1 बन जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट करा दो, तो पूरी रो में लगाओ। तो यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड करा, 1 आया, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड करा तो 1/2, 0 में से घटाया तो प्लस के 1/2 बैठेगा, यहाँ पे घटाओगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे तुम, और यहाँ पे बना जाएगा। देखिए ये एक नया सोल्यूशन आ गया इस टेबल के अंदर। अगर पूछने लगा इस टेबल में सोल्यूशन बताइए क्या बैठा, तो इसमें सोल्यूशन जो बैठा वो देखो ध्यान से, क्या बनाया तुमने, x1 की वैल्यू तुमने 1 ली, ये रही x1 की वैल्यू 1 है, और s2 की वैल्यू 3 है, s2 की वैल्यू 3 है, और जो इसमें नहीं है उन सब की 0 है। कौन नहीं है, x2 नहीं है, s1 नहीं है जिसे तुमने उठाया था, ये
और तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है नया सोल्यूशन है, तो तुम ऊपर वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें रख कर देख लीजिए, 100% सेटिस्फाई करेगा। ये रही पहली वाली इक्वेशन, इसमें रख के देखो, x1 की वैल्यू तुमने 1 ली, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, x2 की तुमने 0 ली, ये 0 हो गया, x1 भी तुमने 0 लिया, तो 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सिंप्लेक्स टेबल की हर टेबल के अंदर एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलता है, तो फिर मेहनत क्यों करते हैं, लड़ते क्यों हैं, आगे पकड़ते क्यों हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए, जेड की वैल्यू मैक्सिमम बनाने के लिए। तो जेड की वैल्यू इस सोल्यूशन के अनुसार कितनी बैठेगी, ऊपर रख के देखो, जब जेड की वैल्यू निकाल के देखेंगे हम ऊपर से, तो चेक करो यहाँ से, ए यहाँ से चेक करो, x1 की वैल्यू अभी तुमने कितनी बताई, 1 बताई, तो यहाँ पे 6 आ गई, और x2 की वैल्यू तुमने कितनी बताई, 0 बताई, तो ये 0 हो गया, बाकी तो सब 0 हो ही जाएंगे, तो 6 आएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आने वाली है 6 है। तो क्या ये जेड की जो वैल्यू आई है, क्या ये मैक्सिमम है, तो इसके लिए भी सिंप्लेक्स मेथड ने क्या बताया, डेल्टा निकाल देख लो, अगर डेल्टा सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए तो यो मैक्सिमम है, वरना नहीं है। तो वही काम करूंगा मैं, फिर करेंगे हम यहाँ पर देखो डेल्टा निकालेंगे उस, लेकिन पहले जेड जे निकालेंगे। जेड जे का वही तरीका ध्यान दो, जेड जे का फॉर्मूला ये रहा, जेड जे क्या निकलता है, सीबी इंटू एक्स जे की मल्टीप्लाई करके, तो सीबी वाला कॉलम ये रहा और एक्स जे वाला कॉलम ये रहा, मतलब जैसे x1 की निकालोगे तो x1 गुना करोगे सीबी वाले में, x2 की निकालोगे तो x2 गुना करोगे सीबी में, करो, इसकी इसमें 6, इसकी इसमें 0, तो 6 आ जाएगा, इसकी इसमें करो माइनस के 3, इसकी इसमें 0, तो यहाँ माइनस के 3 आ जाएगा, इसकी इसमें 3 आ जाएगा, इसकी इसमें 0, तो 3 आ जाएगा, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0, ये आ गया। फिर निकालो डेल्टा जे, डेल्टा जे का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, ये रहा, जो ऊपर सीजे लिखे होते हैं सबसे ऊपर, उसमें से जेड घटा देते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे, -2 में से इसे घटाओ तो कितना जाएगा, +1 आएगा, इसमें से 0 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3, 0 में से 4 0 जाएगा तो 0 आएगा, ये आ गया। अब ये डेल्टा क्या सारे लेस देन इक्वल टू 0 आए, नहीं, अब भी प्लस का बना गया, इसका मतलब जो तुम जेड की वैल्यू बता रहे हो ये अच्छी नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं हो सकती। फिर करो, इसका मतलब तुम्हें सोल्यूशन फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, सोल्यूशन चेंज करने का मतलब क्या है, यहां से किसी को फिर उठाना पड़ेगा और दूसरे को लाना पड़ेगा, तो किसको उठाना है यहां से वो देखना तुम। तो उसके लिए क्या बताया सिंप्लेक्स मेथड ने, ये देखो सबसे बड़ा डेल्टा जे कौन सा है, ये है डेल्टा जे सबसे मैक्सिमम, इसके ऊपर देखो कौन लिखा हुआ, x2, इसका मतलब आपके पास x2 आएगा, लेकिन उठेगा कौन, उसके लिए रूल क्या रखा, रेशो निकालो। तो रेशो कैसे निकलती है, हमेशा मिनिमम रेशो निकलती है, एक्स बी वाले कॉलम को डिवाइड करना पड़ता है इनकमिंग वेक्टर के कॉलम से, लेकिन ध्यान रखना इनकमिंग के उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करोगे जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव या 0 छोड़ देंगे, बताया था मैं तुम्हें। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है एक्स बी वाले कॉलम में 1, और यहाँ पर इस वाले कॉलम में है माइनस, जो नेगेटिव है इसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसमें देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 1/2, तो 3 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अब एक ही रो की रेशो निकली, इसको निकली नहीं, तो अब तुम इसे ही मिनिमम लोगे, मतलब कहने का मतलब अब S2 को जबरदस्ती उठाओगे, x1 तो उठने का नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी तो रेशो पता ही नहीं है, इसकी रेशो पता है 6 है, तो बस यही से मिनिमम मानते हुए इसे उठा दीजिए यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ जब ये बाहर जाएगा तो की एलिमेंट तुम्हारा ये बनेगा, क्यों, क्योंकि तुम S2 को यहाँ से हटाओगे, उसकी जगह किसे लाओगे, x2 को, तो x1 तो यहीं रहेगा, इसकी जगह तुम x2 को लाओगे, इसका मतलब बेसिक वेरिएबल तुम बदल रहे हो, तो x2 को जब तुम यहां ला रहे हो तो सेकंड कॉलम इसका आइडेंटिटी के अनुसार होना चाहिए, तो आइडेंटिटी के अनुसार क्या ये सेकंड कॉलम है, नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0, तो सब बनाओगे ना, तो बनाओ इसको। तो तरीका क्या है, वही तरीका जो तुम्हें बताया था अभी, यहाँ पर 1 बनाने के लिए इस पूरी रो के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की, इतने में रूल लगाना, बस ये इतने में, क्योंकि ये वाले जो होते हैं सी भी होते हैं तो ऊपर से पता चल जाते हैं हमें, जैसे x1 का सी कितना है 6 है, x2 का सी कितना है -2 है, ये आ गया, बस इतने में रूल लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक के में, बस इतने में। चलो करो, R2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ऊपर 0 बनाना है यहाँ पर, तो इसमें इसे जोड़ दो, तो R1 में ऐड कर देंगे हम R2 को, करिए, इसमें इसे ऐड करा 4, इसमें ये 1, इसमें ऐड करा 0, इसमें ऐड करा 0, इसमें ऐड करा 1, ठीक है। तो अब इस टेबल में तुमने एक नया सॉल्यूशन फिर फिट कर दिया इस टेबल के अंदर, अब वो सॉल्यूशन क्या फिट करा वो देखिए, जैसा कि इसके अंदर तुमने x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू कितनी है 6, ये बताई तुमने नया सॉल्यूशन, और इस पर z की वैल्यू को पूछने लगे तो उसमें रख दीजिए ऊपर, तो यहां से z की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक नया सॉल्यूशन मिल गया इस टेबल के अनुसार तुम्हें ये। अब यहाँ पे फिर वही जेड जे निकालो और डेल्टा जे,
हम इसे तब तक अच्छा नहीं मानेंगे जब तक कि सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 ना जाए। चलो फिर करिए, पहले जेड जे निकालते हैं। जेड जे तुम्हें पता है ऊपर सी जे लिखे होते हैं, सी जे में से ए रहा, नहीं सी बी और एक्स बी वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। सी बी वाला कॉलम ये रहा और एक्स जे वाला ये कॉलम ये रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 6 यहाँ आ गया, इसका 0 आ गया तो 6 बैठ गया ये रहा। एक मिनट जरा मैं पेन वाइट कर लेता हूँ, यहाँ 6 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 0, इसकी इसमें करो तो माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 आ गया। इस वाले कॉलम की सी बी वाले कॉलम में करो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ प्लस के 2 आ गया। इस वाले करो, इस वाले में यहाँ 6 आ गया, यहाँ माइनस के 4 है तो प्लस के 2 बच जाएंगे ये। अब तुम्हें डेल्टा जे निकालने हैं। डेल्टा जे में क्या बताया था, जो सी जे में से जेड जे घटा दो, तो सी जे ऊपर लिखे हुए हैं एवोरे, सबसे ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और यहाँ पे आया 6 तो 0 आ जाएगा। तुम्हें एक और बात बताई थी मैंने रटने वाली बात, जो आइडेंटिटी कॉलम होते हैं ना उनके लिए हमेशा ही डेल्टा 0 बैठता है। इन्हें तो कैलकुलेट भी ना करो ना तब भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो अगले वाले में, यहाँ पर देखो यहाँ पर है हमारा C2 है -2 और यहाँ पर है -2 तो ये 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है 0 और 0 में 2 जाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, ऊपर 0 है या 2 है तो माइनस के 2 आ जाएंगे। कुल मिलाकर हमने यहाँ पे सारे डेल्टा जे निकाल लिए ये। अब देखो सारे डेल्टा जे कैसे आए, लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, तो हम यहाँ कहेंगे देखो भाई सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब इस टेबल में जो आंसर छुपा हुआ है वो सबसे बेस्ट आंसर है इस टेबल के अंदर, उस पर जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, इज x1 की वैल्यू तो बैठी 4, यहां से मिलेगा आंसर यहाँ से एक्स बी वाले कॉलम से, और x2 की वैल्यू कितनी बैठी 6, और जो इसमें नहीं आए वो सब 0। अब यहां से z निकाल लो, जो तुम्हें ऊपर प्रॉब्लम दी गई थी ये वाली ये। इसमें यहाँ पे x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू रख लीजिए, जब x1 x2 की वैल्यू रखोगे अपने आप z आ जाएगा। बहुत से z की वैल्यू ना यहाँ से भी निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं वहां से निकाली जाए, ऊपर देख के ही जो ये वाला कॉलम है और ये जो आंसर आया इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि x1 की वैल्यू तुम 4 बता रहे हो और ये x1 का कोफिशिएंट है, ऊपर चेक करो था नहीं 6x1 लिखा हुआ ऊपर क्वेश्चन में, तो ये c था ना उसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो और जोड़ दो, वही आंसर है। यहाँ पे 6 चौक 24 बैठेंगे और यहाँ पे बैठेंगे माइनस के 12, कुल मिलाकर 12 आ जाएगा। बस ये ही आंसर हुआ, ये ही मैक्सिमम वैल्यू है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों कोशिश करिए, तुम्हें समझ में आ जाता होगा, मेरे ख्याल से नहीं आता होगा तो मुझे प्रॉब्लम जरूर बताइए एक बार जो है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए, उसमें कमेंट में बता दिया करिए, तो फिर मैं उसे दोबारा प्रॉब्लम को करूंगा या उसके ऊपर और कोई प्रॉब्लम नहीं लूंगा उसे करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।